हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज लेक्चर नंबर 74 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक विद्युत क्षेत्र में स्थित एक चालक गोला है जिसके कारण, और वो भू संपर्कित चालक गोला है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ई नोट में बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक भू संपर्कित चालक गोला रखा हुआ है और उसके कारण किसी बिंदु बाह्य बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं R और थीटा पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा भू संपर्कित या इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एक समान या फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित भू संपर्कित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट में बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित जो कि भू संपर्कित है, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, यहाँ पर लिख सकते हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित भू संपर्कित चालक गोले के बाहर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड earthed conductor या कंडक्टिंग स्पेयर विच सिचुएटेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक कंडक्टिंग स्पेयर रखा हुआ है, चालक गोला रखा हुआ है, भू संपर्कित है, उसके बाहर अपने को क्या निकालना है? विभव का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो गोलीय निर्देशांकों में अपने लाप्लास समीकरण का हल निकाला था वही अपने को लेके चलना है। लेकिन उससे पहले जरा डायग्राम को देखो। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चालक गोला रखा हुआ है और वो भू संपर्कित है। हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इस प्रकार से। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, और एक समान है। ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान, ई नॉट। यहाँ पर भी बना सकते हो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं। ओके, तो यहाँ पर एक चालक गोला रखा हुआ है और ये जो चालक गोला है ये है भू संपर्कित। इसको अर्थिंग कर देना इसकी। ठीक है, इस प्रकार से इसको अर्थिंग की तार लगा के इसको अर्थ कर दिया गया है, जमीन से इसको जोड़ दिया गया है। तो इसके सेंटर से, अब इसकी त्रिज्या तो है स्मॉल ए, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए। और अपना क्वेश्चन क्या है कि अब ये डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करना चाहें तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है ये है जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगाया गया है? जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? जेड। ओके, मतलब जैसे कि अपन एक मानते थे कि ये कोई गोला है, ठीक है, उसमें ऐसे है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और ये जेड एक्सिस से कितना बन रहा है? थीटा, तो ये आर है। तो इस गोले को यदि हम ऐसा घुमा लेंगे तो फिर ये वाला ऊपर आ जाएगा जेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये एंगल थीटा है जो कि प्लस जेड से माइनस जेड तक घूमता है। कितना घूमता है? 180 डिग्री। ठीक। उसके बाद में अब अपने को करना क्या है कि यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है भाई, ये तो a हो जाएगी और ये दूरी कितनी है? r। तो यहाँ इसके निर्देशांक हैं इस बिंदु P के r थीटा, क्योंकि थीटा कोण पर है ना ये, ठीक है। तो दूरी कितनी है? r और एंगल कितना है? थीटा। इसके लिए जो फाई है, ठीक है, फाई वाली जो डिपेंडेंसी आएगी जो कि द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है m, क्योंकि सॉल्यूशन में आएगा a m n r की पावर n प्लस b m n r की पावर माइनस n प्लस 1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई और p n m cos थीटा। ये सॉल्यूशन था, वही सॉल्यूशन काम में लेंगे। लेकिन उसमें फिर इसकी जो सममितता है, क्योंकि जो विभव है वो केवल r और थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने निकाला था कि गोलीय निर्देशांकों के लिए जो विभव आता है वो r और थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो m के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए e की पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई में m की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा। लेकिन पहले इसको बना लो। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए हम लाप्लास समीकरण यूज करेंगे गोलीय निर्देशांकों वाली, ठीक है। चलो, और एक इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि r बराबर जब a हो जाएगा तो इस गोले की पृष्ठ पर विभव कितना है? ये अर्थिंग है ना, मतलब शून्य है, ध्यान रखना है आपको। और विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा? z में। एक समान विद्युत क्षेत्र ई नोट में एक भू संपर्कित चालक गोला रखा हुआ है, उसके कारण अपने को बाह्य बिंदु उसके बाहर किसी बिंदु P पर r थीटा निर्देशांक है उसके विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें लैंग्वेज लिखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई नोट में एक चालक गोला रखा हुआ है, चालक गोला जो कि भू संपर्कित है, जो कि भू संपर्कित है, रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की दिशा z दिशा में है। विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में आरोपित है? z दिशा में। ओके, तो इस गोले के कारण, इस गोले से, इस गोले के बाहर किसी बिंदु, इस गोले के बाहर किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं r थीटा पर विभव ज्ञात करने के लिए, विभव ज्ञात करने के लिए गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का प्रयोग करते हैं। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण प्रयुक्त करते हैं। तो अपने को यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो अपने को यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है बच्चों। और उसका सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है। चूंकि विभव का मान, इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, चूंकि विभव का मान m ये क्या होती है? द्विगुणित क्वांटम संख्या। एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि अपने पास जो n है वो प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या होती है, l जो होती है वो यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होती है, और फिर उसमें जो ml आता है वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, r है त्रिज्या, थीटा है जेड एक्सिस के बना हुआ कोण, और जो फाई है यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग की क्वांटम संख्या होती है m, ठीक है। और वो क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और विभव का मान m पर निर्भर नहीं करता। तो हम m बराबर आता है m बराबर 0 लेंगे, यहाँ पर m बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। हम अपने डेरिवेशन में हम m बराबर 0 लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें तो चूंकि गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल निम्न होता है। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल निम्न होता है। अब गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल क्या है, जरा उसको देखिए। साई आर थीटा, ठीक है, क्या होता है? समेसन अब यहां पर m तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, m के ऊपर समेसन है नहीं क्योंकि m तो है नहीं, यहां पर ये बच जाएगा ओनली an, तो ये बच जाएगा an r की पावर n प्लस bn r की पावर माइनस n प्लस 1, और समेसन किसके ऊपर है? n के ऊपर। समेसन m के ऊपर भी होता है बट m बराबर हमने 0 लिया है, m वाले पार्ट हट जाएंगे। और यहाँ पर क्या आता है? e की पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई, e की पावर m की जगह 0 तो e की पावर प्लस माइनस 0 मतलब 1, तो इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे। आप समझ के चलेंगे कि e की पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आता है पी एन, m कितना हो गया? m है नहीं इसमें, तो कॉस थीटा, तो पी एन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं और यहां से आ जाएगा पी एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए, अब अपने को यहां पर क्या करना है? बाउंड्री कंडीशंस काम में लेनी है, परिसीमा मान समस्या है, परिसीमा प्रतिबंध से। तो परिसीमा प्रतिबंध लागू करने पर अब परिसीमा प्रतिबंध क्या है? चूंकि अब जब r बराबर a हो जाएगा, कहां पर बात करूंगा मैं? गोले के पृष्ठ पर। r बराबर a का मतलब क्या है? गोले के पृष्ठ पर। तो r बराबर a का मतलब है गोले के पृष्ठ पर विभव कितना है? r की जगह a रख दो, थीटा ये जो है 0, ठीक है। ये साई जो विभव है वो कितना है? यहां लिखो कि विभव 0 है, आता है।
इसका मतलब है इसमें मुझे जहां आर है उसकी जगह ए रखना है और इसको 0 कर देना है। तो समेशन एन, अब यहां से देखिए ए एन ए की पावर एन प्लस बी एन और ए की पावर माइनस एन प्लस 1 और पी एन कॉस थीटा बराबर 0। अब इसमें से पी एन कॉस थीटा तो 0 है नहीं, ये 0 नहीं होता है, ठीक है। जब पी एन कॉस थीटा 0 नहीं है तो फिर 0 कौन बनाएगा इसको, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा, ठीक है। लिखो, चूंकि पी एन कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 है, सो यहां से ए एन ए की पावर एन प्लस बी एन ए की पावर माइनस एन प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, बी एन का मान निकाल सकता हूँ। तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पहले ये इधर रहेगा, ए एन ए की पावर एन उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये आएगा माइनस ए एन ए की पावर एन, और डिवाइड किससे हो जाएगा, क्योंकि बी के साथ कौन है, ए की पावर माइनस एन प्लस 1, तो ए की पावर माइनस एन प्लस 1। अब जब ये ऊपर जाएगा तो बी एन बराबर, बी एन की वैल्यू हो जाएगी, देखो ए की पावर एन है पहले से, ए की पावर माइनस एन प्लस 1 ऊपर जाएगा तो ए की पावर प्लस एन प्लस 1 बन जाएगा, तो ए की पावर हो जाएगी 2n प्लस 1, तो माइनस ए एन ए की पावर 2n प्लस 1। बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, यानी हमने ये कोफिशिएंट निकाल लिया परिसीमा प्रतिबंध लागू करके, ठीक है। कौन सा, आर बराबर ए पर है, विभव कितना है, 0 है। 0 किया तो बी एन की वैल्यू आ गई माइनस ए की पावर 2n प्लस 1, कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में। लिखो, इसको नोट करो। ठीक है, चले आगे। अब इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर साई आर थीटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन एन के ऊपर, ओके, एंड ए एन आर की पावर एन प्लस इसकी जगह क्या आएगा, माइनस ए एन, और ए की पावर कितनी है 2n प्लस 1, और आर की पावर कितनी है माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो और यहां पर है पी एन कॉस थीटा, थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करना है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी है। देखो, साई आर थीटा इज इक्वल टू समेशन एन, एक काम करते हैं इसमें, यहां a अपॉन आर की पावर 2n प्लस 1 बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे है। देखो, आर की पावर माइनस एन प्लस 1 का मतलब है आप एक्स्ट्रा एक स्टेप नीचे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेम यही लिखना है आपको क्या करना है, इसकी जगह ये बना देना है, कर सकते हो ना ऐसा, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना, ठीक है। और फिर उससे अगले स्टेप में लिखना, अभी लिख लो इसको, ये वाले स्टेप इसके जस्ट नीचे, ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा बाहर। उसके बाद में क्या करना है, आर की पावर ए एन आर की पावर एन कॉमन ले लो। जब ये कॉमन लेंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, इसकी जगह कितना आएगा ए एन, और आर की पावर एन तो इसमें है ही नहीं ऊपर, मतलब नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे देखो कितनी, आर की पावर एन तो पहले से है, ये एक और आएगा तो आर की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा।
ये बन जाएगा a की पावर 2n+1 बटे r की पावर 2n+1, क्योंकि जब आप इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मिलना है आपको, यही मिल जाएगा। और इधर क्या है, pn cos थीटा। देन साई, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r थीटा इज इक्वल टू समेशन n a n r की पावर n 1 माइनस a अपॉन r की पावर 2n+1। दोनों की पावर सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। जरा देखिए इसको। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन अप्लाई करनी है, और वो क्या कंडीशन है, क्योंकि जब देखो गोला रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो अब हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, दिमाग में कैलकुलेशन करो। E बराबर होता है -del-v/del-r या फिर -v/r। E बराबर क्या होगा, -v/r। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, -er। v बराबर होता है -e इंटू डी, डी होती है डिस्टेंस। और यदि दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो फिर कितना होगा, फिर होगा E वेक्टर डॉट R वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर डॉट R वेक्टर, एंगल है तो जेड दिशा के अंदर यदि मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ये r है, ये जो बिंदु है यहाँ पर जिसकी निर्देशांक है r और थीटा, इसको साइड में नोट कर लेना। ये दूरी कितनी है r, ये एंगल कितना है थीटा। तो हम ये प्रोजेक्शन जब डालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, z। z दिशा में दूरी कितनी है, z ही मान के चलेंगे। तो इधर इस दिशा के अंदर विभव कितना होगा, जब विद्युत क्षेत्र z दिशा में है तो z दिशा में विभव कितना होगा। ठीक है, और एक कंडीशन और यहाँ पर अप्लाई करनी है कि यदि हमें, पहला तो हमने निकाल लिया कि r बराबर a के ऊपर साई बराबर 0 था, तो वहाँ से हमने bn का मान निकाला था। एक कंडीशन एक और अप्लाई करनी है कि जब r टेंस टू मान लो इनफाइनाइट हो जाए तो क्या कंडीशन आएगी। r टेंस टू इनफाइनाइट हो, r टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, विभव फिर से शून्य है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वहां पर एक और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपको कि ये कोई बिंदु है पी आर थीटा, यदि ये हम वो r टेंस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कवर करें, मतलब ये r बहुत बड़ा है, तो ये इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर r टेंस टू इनफाइनाइट पर, r टेंस टू इन्फिनिटी होने की कंडीशन में जब r बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि जो ये बिंदु है, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। मान लो अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये r बहुत कम है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर विभव है। लेकिन जब बहुत दूर होगा अपने से, अपने पास एक गोला है और अपने बहुत दूर निकालना चाहें, तो अपने को ऐसा लगेगा जो वो बिंदु P है वो ZX के समानांतर है, ZX के क्या है, अनुदिश है। ठीक है, तो r टेंस टू इन्फिनिटी, दूसरी कंडीशन, r टेंस टू इन्फिनिटी पर विभव ZX के अनुदिश होगा, तो फिर v बराबर होता है -e इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर, z, ये डिस्टेंस कौन सी है, z। ठीक है, तो होगा ये विभव कितना हो जाएगा, -e नॉट z। ठीक, बराबर समेसन, लेकिन ध्यान रखना इसमें r टेंस टू इन्फिनिटी भी रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब r टेंस टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन आएगी तो अपने को क्या करना होता है, ये पार्ट देखना होता है, ये पार्ट देखना होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। ये पार्ट कितना है, an r की पावर n, देखो 1 माइनस 0 pn cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर रीजन लिखो, चूंकि जब r टेंस टू इन्फिनिटी है तो जो 1/r है, जो 1/r है
और इसकी पावर कितनी है 2n+1, ये हो जाएगा टेंस टू 0। ठीक है, जब r बड़ा होता जाएगा तो ये घटता जाएगा। ठीक है, अरे इस पद का अस्तित्व तो रहेगा, हम r टेंस टू इन्फिनिटी है, r बराबर इन्फिनिटी नहीं है, टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम क्या कर देंगे, इस वाले पद को नेग्लेक्ट कर देंगे और बचेगा कौन सा, प्रभावी कौन सा रहेगा, r की पावर n वाला पद प्रभावी रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में ये पद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये वाला पद बच जाएगा कि -E0 और r z कितना है, ये जो z है ये r का कोस थीटा प्रोजेक्शन है। r का जब z की दिशा में प्रक्षेप लेंगे तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस थीटा आएगा। तो r बराबर z बराबर क्या है, यहाँ पर z बराबर है r कोस थीटा, तो z की जगह क्या आ जाएगा r कोस थीटा और बराबर हो जाएगा समेसन n an r की पावर n और यहाँ से pn cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3 लिखो इसको। अब देखिए, यदि cos थीटा बराबर x मान लिया जाए, यदि हम cos थीटा की जगह x रख दें, तो जरा देखो इसमें क्या हो जाएगा, -E0 r x, cos थीटा की जगह x बराबर समेसन n an r की पावर n pn x। ठीक है, pn x समीकरण नंबर 4 ये बन जाएगा, cos थीटा की जगह x रख दिया मैंने। अब चूंकि जो लेजेंड्रे बहुपद होता है, मैंने आपको जो रोड्रिक सूत्र लिखवाया था, लेजेंड्रे का 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n बार अवकलन x² - 1 की पावर n का, उसमें n बराबर 1 रख के चेक करना, आपके पास p1x, इधर n होता है pnx, लेकिन जब ये 1 है तो इसकी वैल्यू होती है x, मतलब इस x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, p1x यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, सो -E0 r इंटू x बराबर समेसन n an r की पावर n और यहाँ पर आ जाएगा pnx, यहाँ पर क्या आ जाएगा, pnx आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसको p1x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और इसको p1x से मल्टीप्लाई करके इसका -1 से +1 के बीच x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसे p1x से गुणा करके -1 से +1 के बीच समाकलन करने पर, ठीक है। तो जब ये इसमें स्टेप लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इधर है -E0 और r और यहाँ पर है -1 से +1, ठीक है, और अच्छा, यहाँ पर हमने इसमें वैल्यू डाली नहीं है ना, लेजेंडर बहुपद p1x बराबर x, इस x की जगह p1x रखना है आपको भाई।
ठीक है, ये तो रखा ही नहीं है हमने। इस x की जगह क्या रखना था, P1x, तो यहाँ पर P1x आ जाएगा और यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, P1x। करेक्ट कर लेना इसको। ये हो गया इसका समाकलन -1 से +1 के बीच, माइनस E0 r बाहर आ जाएगा। इसमें जरा देखो, इसमें है Pnx तो पहले से है, P1x हमने गुणा किया और दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसका हल क्या होगा, इसके लिए इसका हल इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को यूज करनी है लंबिकता की कंडीशन लेजेंड्रे वाली, और वो उसको मैं साइड में लिखवा देता हूँ तुम्हें। एक साइड में नोट बना के लिख लो, ठीक है, पेज के साइड में, राइट हैंड साइड में नोट बना के लिखोगे तुम। क्या लिखना है कि लेजेंड्रे लंबिकता संबंध, लेजेंड्रे लंबिकता संबंध क्या होता है ये, कि -1 से +1 के बीच में सब समाकलन होता है Pnx का और Pkx का। तो इसकी जो वैल्यू आती है, जैसे मान लो यदि यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, ठीक है, यहाँ पर m हम ले सकते हैं, तो Pnx Pmx dx ये होता है 2/2n+1, 2/2n+1 लेजेंड्रे, और यहाँ पर होता है डेल्टा मल्टीप्लाई में डेल्टा nm, डेल्टा nm। अब देखो जरूरी है कि जब m बराबर n होगा, जब m बराबर n होगा तो इधर आएगा Pnx dx, -1 से +1 के बीच में समाकलन। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 2/2n+1, 2/2n+1, और डेल्टा nn की वैल्यू जाएगी 1। जब m बराबर n होगा तब तो वैल्यू कितनी आएगी, तब तो वैल्यू आने वाली है 1, अदरवाइज हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये है लंबिकता, सॉरी लेजेंड्रे लंबिकता संबंध। लिखो, इसको नोट करो, इसको अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, नोट करो इसको। हो गया नोट। ये जो हमने पर्पज किया है, इससे हमें कुछ मान निकालना चाहते हैं, और वो जो मान आएगा उसको फिर वापस रख देंगे साई आर थीटा, जो वैल्यू थी समेसन an r की पावर n, और ब्रैकेट में था 1 - a/r की पावर 2n+1 pn cos थीटा, उसमें रखना है। एक कंडीशन आएगी यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो वैल्यू है, इसमें दोनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -E0 r 2/2 इंटू 1 + 1 भाई 2/2n+1 होता है ना, जहाँ n की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, n की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो 2/2 इंटू 1 + 1 जिसकी वैल्यू हो गई बराबर समेशन n। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है कब आएगी, इसकी वैल्यू कब आएगी, इसकी वैल्यू आने वाली है जब इसमें n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर जब 1 होगा तभी, क्योंकि n के बहुत सब मान है इसमें, n के सब मान है इसमें, समेशन है, तो n1 भी है 2 भी है। देखो जब 1 रखेंगे तो P1x और P1x वो वैल्यू कितनी दे देगा, 2/2 इंटू 1 + 1, यानी क्या कितनी आएगी, 2 + 1 3, 2/3, तो 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी जब फिर n बराबर 2 होगा अगला पद, क्योंकि ये ऐसे खुलेगा, जैसे खुलेगा a1 r की पावर 1 समाकलन -1 से +1 और P1x आगे वाला P1x dx, फिर प्लस, क्योंकि समेशन है। अगला आएगा a2 r की पावर 2 -1 से +1 P2x P1x
dx। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ऐसे ही अगले वाले पद, इसमें p3, अगले में p3 आएगा, p3 p1, फिर p4 p1, वो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग हैं। ठीक है, तो वैल्यू किसकी आएगी, ओनली इसकी। यदि आप लिखना चाहो तो इसको सोल्व करके लिख लेना, ठीक है, ऐसे। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, और ये सारे पद क्या हो जाएंगे, सब वाले आगे वाले 0 कर देना। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, समेशन खोल के नहीं लिखेंगे हम, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली पहला पद, समेशन हट जाएगा, a1 r की पावर 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2 + 1, क्योंकि 2/2n है, n कितना है 1, वो समझा चुका हूँ। आगे वाले सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये पद इससे कट जाएगा, और मुझे यानी अपने पास देखो यहाँ से क्या आ रहा है, इधर क्या है, r की पावर 1। अब अपने को देखना हो कैसे, यदि मान लो मैं इसकी जगह लिखूं, 0 वाले की जगह क्या लिखूंगा, जरा देखना। इसमें अगला पद आएगा a2 r की पावर 2 और इंटू 0, फिर आएगा a3 r की पावर 3 इंटू 0। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो पद है ना r की पावर 1 का गुणांक इधर तो क्या है, -e0 2/3, और इधर है a1 2/3। तो दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -e0 के। ठीक है, कब है, n बराबर 1 पर, यह n बराबर 1 पर ही आएगा ओनली। a1 की वैल्यू r की पावर 1 का गुणांक क्या है, a1, इसको काटो मत अभी, 2/3, ठीक है, रहने दो इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1। कंपेयर करो, आगे वाले तो सब क्या हैं, 0 हैं। तो मतलब r की पावर 1 का गुणांक, इधर r की पावर 1 का गुणांक क्या है, -e0 2/3, इधर है a1 2/3, मतलब 2/3 से 2/3 कट जाएगा, और a1 किसके बराबर हो जाएगा, -e0 के। अब मुझे बताओ a2 की वैल्यू कितनी है, क्या इधर r² का गुणांक क्या है, 0, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब a2 कितना है, 0, a3 कितना है, 0, यानी आगे वाले सारे वाले पद कितने हैं, 0। तो केवल कौन सा पद एग्जिस्ट करेगा, पहला, क्योंकि an के मान निकालने थे मुझे, a1 के, a2 के, a3 के, इसी प्रकार से a10 के, तो पहले का मान आएगा केवल, और बाकी सब 0। अतः समीकरण, अब वो समीकरण कौन सा था, वो अपनी कॉपी में देख लेना। जो समीकरण था साई r थीटा बराबर, अब यहां पर क्या था, यहां पर था अपने पास समेशन n, लेकिन उसमें समेशन n की जगह क्या रखना है, ओनली n बराबर 1 लेना है, बाकी आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, यानी वो ऐसे आएगा। इसको मैं लिखता हूं, समेशन n an r की पावर n, और वो था 1 - a/r की पावर 2n + 1, और यहां पर था मल्टीप्लाई pn cos थीटा। अब जब आप इसको खोलोगे, इसको जब ओपन करोगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a1 r की पावर 1 और 1 - a/r की पावर n की जगह कितना है, 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और इधर आएगा p1 cos थीटा प्लस आगे वाला कितना आएगा, a2 r की पावर 2 और 1 - a/r की पावर 2 रखूंगा, 2, 4 + 1 5, और p2 cos थीटा। बट ये जो आगे वाले पद है ना, ये 0 हैं। क्यों है 0? क्योंकि देखो a1 कितना है, a1 की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये 0 नहीं होगा, ये बच जाएगा। a2 a3 a4 आगे वाले जितने पद आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो उनको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सावधानी से करना है, यहाँ पर साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई की वैल्यू आ जाएगी, पहला पद a1 कितना है, -e0, तो -e0 और r की जगह r, ब्रैकेट में कितना है, 1 - a/r की पावर 3, और बाहर है p1 cos थीटा। बाकी आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
ठीक है, लिख लो इसको। तो हमने ये निकालने के लिए भी इसमें एक कंडीशन लगाई थी कि विभव बहुत दूर जब देखेंगे तो जेड दिशा के अनुदिश होगा, वहाँ पर फिर हमने कंडीशन ली जेड बराबर आर कोस थीटा, पुट किया और ये इतना निकाला है लेजेंडर लांबिकता संबंध से। अब इस इक्वेशन को यदि हम देखें तो विभव के दो भाग हैं इसमें, क्योंकि जो P1 cos थीटा है ना, जो P1 cos थीटा है वो इसकी तरह है। P1x कितना होता है x। अरे जब P1x x है तो P1 cos थीटा, चूंकि इसलिए यदि मैं, क्योंकि हमने x बराबर क्या रखा था, cos थीटा रखा था ना, तो cos थीटा आ जाएगा इधर। मतलब मैं P1 cos थीटा की जगह एक ओनली cos थीटा रख सकता हूं लेजेंडरे बहुपद के गुण से। इसलिए साई आर थीटा बराबर माइनस ई नॉट आर, और देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ई नॉट आर को तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक माइनस ई नॉट आर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और cos थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, इसकी जगह cos थीटा है वो इसके साथ भी जाएगा 1 के साथ, फिर इसके साथ भी जाएगा, दो भाग अलग अलग खुल जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक तो माइनस ई नॉट आर cos थीटा हो गया, एक हो जाएगा ई नॉट आर ए की पावर 3 बटे आर की पावर 3 और cos थीटा। इसको जरा फिर से लिख लो रीअरेंज करके कि साई आर थीटा बराबर माइनस ई नॉट आर cos थीटा प्लस, यहाँ से एक बार कट गई, पावर 2 बच गई, ई नॉट ए क्यूब cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या माइनस ई नॉट आर cos थीटा ऊपर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लो। किससे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ए क्यूब cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ या इसकी जगह साई 1 प्लस, और ये होता है के क्यू, ठीक है, के क्यू cos थीटा बाई आर स्क्वायर, के क्यू cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस इसकी जगह लिखूंगा साई 2 आर और थीटा। अब यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है साई 1 आर थीटा है, ये है जो प्रथम पद है, ठीक है, और सिंपल, यानी ये क्या है माइनस ई नॉट जेड है ना, ये तो आर cos थीटा क्या है जेड, तो माइनस ई नॉट जेड कि जो गोला है, चालक गोला है, उसके कारण जेड डिस्टेंस के ऊपर, यानी जेड डायरेक्शन में विद्युत विभव, पहला भाग। विभव के दो भाग हैं कहने का मतलब, एक और दो। ये जो दूसरा है ना, ये डाइपोल की वजह से है, ठीक है, डाइपोल की वजह से है। लिखो पहले इसको नोट करो। लिख लिया? विभव के दो भाग हैं, जो पहला है वो है आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण, और दूसरा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। पता है विभव के दो भाग हैं, प्रथम आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण, आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण सीधा सा कितना है, वो तो है माइनस ई नॉट आर cos थीटा। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण साई 1 आर थीटा बराबर माइनस ई नॉट आर cos थीटा। वह द्वितीय यानी दूसरा पद, द्वितीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप कोई बता सकता है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल, P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। ये है डाइपोल का मान, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान। और इसकी वैल्यू कितनी है, साई टू आर थीटा, क्योंकि आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको समझ में आएगा कि पी मैंने ये पी यहाँ पर इतना क्यों लिखा है, भी समझ में आएगा। ई नॉट ए क्यूब है, कॉस थीटा है। एक काम करो, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है नीचे, देखो आर स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यदि मैं इसको P मान लूं, इसको P मान लूं, तो ये हो जाएगा पी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो और ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा P वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो जाएगा पी आर कॉस थीटा। नीचे क्या है, यही तो होता है कि P वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, एक डाइपोल के कारण, जहां P कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। ठीक, अब यदि हम R बराबर ए पर चेक करना चाहें कि इससे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कितना विभव बनेगा, ठीक है, तो चूंकि यदि पृष्ठ पर, यदि इस गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो फिर उसे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कई बार। विभव का काम तो यहां तक हो गया, ठीक है। यदि पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, R बराबर ए पर, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे R बराबर ए पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र होता है माइनस डेल साई या डेल V बाई डेल R, यही होता है। ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डेल V बाई डेल R, V की जगह साई है यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साई R बराबर ए पर, और ये कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, अपने पास जो फॉर्मूला है साई आर थीटा, ठीक है, उसके दो भाग हैं साई 1 प्लस साई 2, मतलब इसका भी मुझे आर के सापेक्ष अवकलन करना है और मुझे इसका भी क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक। उसके बाद में साई की जगह मुझे रखना है साई 1 प्लस साई 2 पहले तो, फिर उसका आर के सापेक्ष अवकलन करके आर बराबर ए पुट करेंगे और उसको बराबर करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नोट कर लो इसको। तो ये देखा जाए तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, 4 पाई से 4 पाई और R से R। तो साई 2 एक्चुअल में है कितना, साई 2 एक्चुअल में है ई नॉट ए क्यूब कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ई नॉट ए क्यूब कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। सो माइनस डेल साई आर थीटा बाई डेल आर, कहाँ पर, आर बराबर ए पर, बराबर माइनस तो बाहर रखो अभी, पहले तो होगा डेल साई 1 बाई डेल आर प्लस डेल साई 2 बाई डेल आर, और कहाँ पर है इसकी वैल्यू, आर बराबर ए पर। ये किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। माइनस साइन को बाहर रखो, डेल साई 1 बाई डेल आर कितना है, ये है डेल बाई डेल आर
माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा का अवकलन प्लस डेल बाई डेल आर किसका है, ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या रखना है, आर बराबर ए रखना है, और इसको बराबर किसके करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। इसका आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, माइनस ई नॉट कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, माइनस से 2 अपॉन आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन आर क्यूब। अब इसमें क्या रखना है, आर बराबर है, और किसके बराबर करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। तो यहां से देखिए ई नॉट कॉस थीटा तो कॉमन आ रहा है, 1 प्लस, अब मैंने क्या करूंगा, इसमें आर बराबर ए पुट कर रहा हूं मैं, तो आर की जगह ए रखूंगा तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा बाहर आ गया, ये कट गया, 1 प्लस 1 2, इधर क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना है 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा, तो सरफेस डेंसिटी कितनी आएगी 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा, सिग्मा बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा एक भूसंपर्कित चालक गोले के ऊपर, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। विभव कितना है, साई बराबर साई 1 प्लस साई 2, साई 1 का मान है माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा और साई 2 है ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। तो यहां तक अपना डेरिवेशन है। क्या किया हमने, एक चालक गोला लिया था, भूसंपर्कित है, जेड डायरेक्शन में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट, उसके बाद में उसमें जो विभव है वो हमने रखा मान कहाँ से, लाप्लास समीकरण से, सॉल्यूशन जो लिखा था m बराबर 0 पुट किया, क्योंकि m के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअल में फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फाई के करस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो m होता है, इसमें m बराबर 0 पुट कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, वहाँ से स्टार्ट करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, सबसे पहले r बराबर a पर प्लस विभव 0 है, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें फिर r टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन में जब बहुत दूर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो जेड डायरेक्शन में है, तो साई की वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ई नॉट जेड या फिर माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में जो अंदर वाला 1 माइनस ए अपॉन आर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में फिर कोफिशिएंट निकाले, लेजेंडरी लांबिकता कंडीशन लगा के a1 a2 a3, a1 का मान माइनस ई नॉट आया था, फिर वापस उसका मान वहाँ रख दिया और फिर इसको सॉल्व किया है। तो मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है यदि आप कर सको तो, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। कहीं पर दिक्कत आती है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना उस वाले पार्ट को, छोटे से को, ठीक। तो ऐसे ही अपने टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालेंगे, हेल्महोल्ट्ज समीकरण का, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।